हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक राष्ट्रकूट एंड चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट है। अगर हम देखें प्री मेडिवल हिस्ट्री का तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम दोनों डायनेस्टीज़ के बारे में देखेंगे, पल्लवास रूलर और राष्ट्रकूटास के बारे में। दोनों एक पावरफुल एम्पायर थे और दोनों के बीच में एक पावर बैलेंस था। और अगर हम देखें तो इनके बीच में काफ़ी लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। कभी चालुक्यास ने पल्लवास को हराया तो कभी पल्लवास ने चालुक्यास को हराया। बट इससे पहले हम एक बार जो सदर्न इंडिया है उसके एक बार हिस्ट्री को देखते हैं। सदर्न इंडिया यानी कि विंध्या से रीजन, विंध्या रीजन से नीचे का हिस्सा। अगर हम वहाँ पे देखें तो दो क्षेत्र हैं। एक को हम डेक्कन बोलते हैं, जो ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, नर्मदा और कावेरी से ऊपर का हिस्सा, और एक डीप साउथ का हिस्सा जहाँ पे चोल, चेर, पांड्या ये सब लोग शासन करते हैं। तो उनको हम एक बार देखते हैं। तो हम अगर यहाँ की हिस्ट्री को देखें पूरे सदर्न इंडिया की, तो अगर हम देखें तो देखिए जैसे मौर्यन के बाद, अगर हम देखें मौर्यन फेज के बाद, तो एक बड़े हिस्से पे सातवाहना ने रूल किया। सातवाहन डायनेस्टी के बारे में हम लेक्चर ले चुके हैं। उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। सातवाहन तो इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक रूल किया, जैसे पुराणों में लिखा है कि 400 साल के आसपास रूल किया। अगर हम नीचे देखें चोल, पांड्य, चेरा, ये हमने एक लेक्चर लिया था, संगम पीरियड्स, संगम काल, संगम एज भी बोलते हैं इसमें, संगम काल। तो उसमें हमने इनको डिस्कस किया था। अब देखिए अगर हम देखें तो चोला, पांड्यास, चेरास इन्होंने लंबे टाइम तक रूल किया, 300 BCE से 300 CE के आसपास तक। ये वाला जो रीजन है, ये जो मैंने मार्क किया यहाँ पे, इसको बोलते हैं तोंडई मंडलम। तोंडई मंडलम, तोंडई मंडलम। अब देखिए जो तोंडई मंडलम है, एक्चुअल में ये जो रीजन है, यहाँ पे कौन थे? पल्लवास थे। पल्लवास स्टार्टिंग में जो पल्लव थे वो किसके फ्यूडल लॉर्ड्स थे? वो इन्हीं के फ्यूडेटरी थे, यानी कि सामंत थे। इसके सामंत, ये सातवाहनों के सामंत थे। ये ध्यान रखें, सातवाहनों के सामंत थे। उनके भी यहाँ पे इस रीजन पे रूल करते हैं। बट जब सातवाहनों का डिक्लाइन होगा तो फिर ये क्या करेंगे? अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे, और इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके फिर एक इंडिपेंडेंट किंगडम की का इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, और बाद में काफ़ी पावरफुल एक अंपायर डेवलप करेंगे। इसको हम देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो पल्लवास है एक्चुअल में कौन है? पल्लवास वो सातवाहनों के फ्यूडेटरी हैं, यानी कि फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। बट जब सातवाहनों की पावर डिक्लाइन होगी 220 CE के आसपास, तो उसके बाद ये अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे। तो अगर हम यहाँ सातवाहनों के बाद क्या होगा उसको देखें, तो सातवाहनों का 220 CE में, जैसे मैंने बताया, उनका एंड हो जाएगा, उनका रूल। तो उनकी जगह पे वकाटक, वकाटक को भी मैंने एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो इस रीजन में जो डेक्कन वाला जो रीजन है, वहाँ पे कौन आएंगे? वकाटक। तो वकाटक आएंगे, और वकाटक कहाँ कब तक रूल करेंगे? 543 CE तक रूल करेंगे। वकाटक के बाद इस जो रीजन में आएंगे वो चालुक्यास आ जाएंगे, जिनको चालुक्यासो बादामी बोलते हैं। चालुक्यासो बादामी, जिनका फाउंडर पुलकेशिन फर्स्ट होगा, और वो इस रीजन पे कैप्चर कर लेगा, और यहीं से फिर जो चालुक्य पल्लवास के कन्फ्लिक्ट की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो ये जो चालुक्यास थे वो 755 तक रूल करते हैं। उसके बाद इस जो रीजन होगा वहाँ पे राष्ट्रकूटास आएंगे। राष्ट्रकूटास 975 तक रूल करेंगे, उसको हम सेपरेट लेक्चर में करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे चालुक्यास आएंगे, वेस्टर्न चालुक्य से आएंगे। बट इनको चालुक्यास ऑफ कल्याणी बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो कैपिटल थी वो कल्याणी थी। चालुक्यों चालुक्यास की हिस्ट्री की बात करें तो चालुक्य 3 कैटेगरी में थे। एक चालुक्यास ऑफ बादामी, जिनको हम वेस्टर्न चालुक्य बोलते थे। उसके बाद जब चालुक्य एम्पायर बढ़ गया पुलकेशिन सेकंड के टाइम पे, तो उसने अपने कजन ब्रदर विष्णुवर्धन को अपना साम्राज्य इधर वाला, ईस्टर्न वाला हिस्सा दे दिया, और उनको चालुक्यास ऑफ वेंगी बोला गया, क्योंकि उनकी कैपिटल वेंगी थी। उसके बाद जब राष्ट्रकूटों का डिक्लाइन होगा तो वहाँ पे कल्याणी के चालुक्य आएंगे। इनको वेस्टर्न चालुक्य ही बोला जाता है, बट दोनों की कैपिटल डिफरेंस थी, तो इनको चालुक्यास ऑफ बादामी या वातापी, क्योंकि उनकी राजधानी थी, और इनको चालुक्यास ऑफ कल्याणी। तो यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो मौर्यों के बाद फिर सातवाहनास, सातवाहनों के बाद वकाटक डेक्कन रीजन में, वकाटक के बाद चालुक्यास ऑफ बादामी, चालुक्यास ऑफ बादामी के बाद राष्ट्रकूटास, ये सीक्वेंस ध्यान रखना, और लास्ट में चालुक्यास ऑफ कल्याणी। उसके बाद इस रीजन में आप देखोगे तो विजयनगर एम्पायर डेवलप होगा, और विजयनगर एम्पायर के बाद में मॉडर्न टाइम पे मैसूर, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान वगैरह होंगे, वो इस रीजन को करेंगे। और अगर हम डीप साउथ को देखें, जो बिल्कुल कावेरी के आसपास का जो रीजन है, कावेरी से नीचे का रीजन, तो वहाँ पे जैसे हमने बताया कि तोंडाई मल्लम वाला जो रीजन था, वहाँ पे पल्लव आएंगे। पल्लव उनके सामंती थे। उसके बाद पल्लव लंबे टाइम तक रूल करेंगे, और पल्लवों के बीच में भी क्या होगा कि लंबे टाइम तक तो रूल करेंगे, बट बीच बीच में वो एक लोग आएंगे जिनका नाम था कालभ्रास। एक्चुअल में 300
उसके आसपास जो कालभ्रास थे वो कालभ्रास पावर का इमर्जेंट हुआ। कालभ्रास कौन थे इनके बारे में ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि इस फेज को वहाँ का हिस्ट्री का डार्क फेज माना जाता है। बट माना जाता है कि जो कालभ्रास थे उन्होंने पूरे सदर्न इंडिया को कैप्चर कर लिया। हालांकि उन्होंने ना चोलों को, चेरों को, पांड्यों को या पल्लवास को उन्होंने हटाया नहीं, उनको एज अपना फ्यूडेटरी शासन करने के लिए दे दिया, उनसे लगातार टैक्स लेते रहे। तो बाद में क्या था कि जो कालभ्रास थे उनकी पावर को सिंह विष्णु ने एंड किया, और सिंह विष्णु ने फिर एक इंडिपेंडेंट पल्लवा किंगडम का इस्टेब्लिशमेंट किया। तो इस तरीके से हम देखेंगे। तो सातवाहनों के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सातवाहनों के बाद जब सातवाहनों का रूल खत्म होगा तो पल्लवा अपने आप को इंडिपेंडेंट इस्टेब्लिश कर देंगे। यहाँ पे वकाटक और यहाँ पे जो तुंडई मंडलम रीजन था वहाँ पे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके कांचीपुरम को अपनी कैपिटल बनाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि कालभ्रास का ऑक्यूपेशन होगा इस क्षेत्र में, और कालभ्रास पूरे के पूरे जो सदर्न इंडिया था उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे, पूरा डीप साउथ को। और फिर इन जो भी रूलर्स थे, चाहे वो पल्लवास हो, चोलास हो, चेरास हो, पांड्यास हो, इनको अपना फ्यूडेटरी यानी कि फ्यूडल लॉर्ड्स बना लेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन था जो हमने देखा था। अब देखिए एक बार हम पूरी की पूरी टाइमलाइन देखते हैं सदर्न इंडिया की। सदर्न इंडिया का मतलब पूरा का पूरा जो विंध्या से नीचे का जो रीजन है उसकी टाइमलाइन को देखें। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक डेक्कन रीजन, डेक्कन रीजन जैसे मैंने बताया कि ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला पे, इस वाले क्षेत्र पे कौन शासन कर रहा है, डेक्कन। और ये इसके बाद जो कृष्णा रिवर है उसके बाद जो डीप साउथ है उस क्षेत्र में। तो डेक्कन वाला जो रीजन था उसमें जैसे मैंने बताया कि सातवाहना रूल कर रहे थे काफी लंबे टाइम से मौर्यों के बाद। तो सातवाहना का जो रूल था वो 220 में एंड हो गया। उसके बाद इस क्षेत्र में वकाटक आएंगे। वकाटकों के बारे में हमने पढ़ा था, प्रवरसेन, प्रभावती गुप्त, एक लेक्चर है उसको आप देख लीजिएगा। तो वकाटक का जो रूल होगा 543 में एंड हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने बताया था चालुक्यास और बादामी आएंगे। चालुक्यास और बादामी, इनको बादामी के चालुक्य बोलते हैं क्योंकि इनकी कैपिटल बादामी थी। और फिर यहाँ पे चालुक्यास एम्पायर दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक को ईस्टर्न चालुक्य, एक को वेस्टर्न चालुक्य बोलेंगे। ये वेस्टर्न चालुक्यास भी इनको बोला जाता है। तो इनका रूल एंड होगा 755 में। उसके बाद राष्ट्रकूटास आएंगे, वो लंबे टाइम तक रूल करेंगे, इसको भी हम सेपरेट चैप्टर में देखेंगे। राष्ट्रकूटास के बाद यहाँ पे कौन आएगा, चालुक्यास और कल्याणी। इनकी राजधानी कल्याणी होगी, ये भी वेस्टर्न चालुक्यास कहलाएंगे। जब इनका रूल एंड होगा तो फिर यहाँ पे एक बड़े एम्पायर के इस्टेब्लिशमेंट होगा जिसको विजयनगर बोलते हैं। और विजयनगर के बाद आप देखोगे मैसूर किंगडम इस साइड में इस्टेब्लिशमेंट होगा। डीप साउथ में अगर हम देखें तो 300 BC से 300 सी संगम काल, इस पीरियड को मैंने एक सेपरेट लेक्चर में कंप्लीट किया, उसको आप देख लीजिएगा। फिर जैसे अभी मैंने बताया था इस क्षेत्र में कालभ्रास का रूल आएगा, इसको डार्क एज बोलते हैं। कालभ्रास कौन थे ज़्यादा इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, हिस्टोरियन इसको डार्क एज बोलते हैं क्योंकि इनकी हिस्ट्री हमें नहीं मिलती। डार्क एज का मतलब ऐसा नहीं कि कोई वहाँ पे कोई कुछ अंधेरा था, ऐसा कुछ नहीं, बट वहाँ पे कोई ऐसा डेवलपमेंट हमें नहीं मिलता, और ना हमें कुछ वहाँ के कुछ इंस्क्रिप्शन या कुछ भी हमें साहित्य वगैरह की से जानकारी मिलती। इसके बाद आप देखोगे तो जैसे मैंने बताया 550 में सिंह विष्णु पल्लवास रूलर वो कालभ्रास का एंड करेगा, और फिर वहाँ पे जो पल्लव डायनेस्टी है उसका एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। और इसके बाद 985 में फिर पल्लव डायनेस्टी का एंड होगा। आदित्य चोल जो लास्ट पल्लव रूलर थे उनको मार के वहाँ पे चोला डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। इनको इंपीरियल चोल बोलते हैं, सेकंड कैटेगरी के चोल थे, जिसमें राजेंद्र फर्स्ट, राजा फर्स्ट, ये सब पावरफुल चोल आते। तो इसको भी मैंने एक सेपरेट लेक्चर में वो किया। तो एक बार इस टाइमलाइन को देख लीजिएगा जिससे कि हमें सदर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको पढ़ने में आसानी हो। तो ध्यान रखिएगा, सातवाहना के बाद डेक्कन रीजन की बात करें, सातवाहना, फिर वाकाटक, फिर चालुक्य, फिर राष्ट्रकूट, और फिर चालुक्यास और कल्याणी, इस वाले रीजन में। यहाँ पे सातवाहना के बाद हम देखेंगे तो कुछ टाइम के लिए इक्ष्वाकु भी आए थे जिन्होंने शासन किया, इक्ष्वाकु। यहाँ पे जैसे मैंने बताया चालुक्यास और बादामी है, तो चालुक्य और वेंगी भी होंगे। बट इस क्षेत्र में आप देखोगे तो संगम एज के बाद कालभ्रास का रूल होगा, कालभ्रास के बाद पल्लवास, और पल्लवास के बाद फिर इंपीरियल चोला। बट जो छोटी मोटी डायनेस्टी थी जैसे चेरा, पांड्या, ये भी अपना एक्सिस्टेंस बनाए रहेंगे। एक्चुअल में सदर्न इंडिया में क्या होता था कि जब कोई रूलर किसी को हराता था तो उसको एंड नहीं करता था नॉर्मली, और उसको एज अपना फ्यूडिटरी यानी कि अपना फ्यूडल लॉर्ड्स बना के वो रखता था, उससे लगातार टैक्स वगैरह वसूल करते थे। इस टाइप का सिस्टम था वहाँ। इसलिए जो डायनेस्टीज थी वो लंबे टाइम तक रूल करती थी। अब देखिए अभी हमारा जो टॉपिक है वो है पल्लवा चालुक्य कन्फ्लिक्ट, यानी कि पल्लव चालुक्य कन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर थे, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे रूलर थे, बट हमें सभी के बारे में नहीं पढ़ना। जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जिन्होंने हिस्ट्री में कुछ कंट्रीब्यूट किया या इन कन्फ्लिक्ट में उन्होंने भाग लिया, उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम चालुक्यास और बादामी के बारे में देखते हैं कि इनमें कौन कौन इंपॉर्टेंट रूल है। 4 इंपॉर्टेंट रूलर हैं। एक है पुलकेशिन फर्स्ट, जो इस डायनेस्टी का फाउंडर है, पुलकेशिन फर्स्ट।
तो पुलकेशिन फर्स्ट की बात करें तो इसने 543 से 567 तक रूल किया। इसके बाद और भी रूलर आए, लेकिन जो सबसे पावरफुल रूलर है उसका नाम है पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड को हमने हर्षवर्धन वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ये हर्षवर्धन का समकालीन था और कहा जाता है कि इसने हर्षवर्धन को भी हराया था, एहोल इंस्क्रिप्शन। इसके अलावा इसने और भी जो रूलर थे जैसे कि पल्लवास को भी हराया, बनवासी के जो रूलर थे उनको भी हराया, है ना। गंगा मैसूर के गंगेश जो रूलर थे, गंगा रूलर, उनको भी हराया। तो काफ़ी पावरफुल था। एहोल इंस्क्रिप्शन अभी हम डिस्कस करेंगे, उसमें इसकी सारी विजयों के बारे में पता है। लेकिन बाद में क्या था कि नरसिंह वर्मन एक रूलर आएंगे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, जिनको मामल्ला भी बोला जाता है। ये पुलकेशिन सेकंड को हरा के मार देंगे 642 में। इन्हीं के साम्राज्य में क्या था कि जो ह्वेनसांग था उसने विजिट किया था और फिर उसने नरसिंह वर्मन के शासनकाल में भी विजिट किया। तो जो ह्वेनसांग था वो हर्ष के शासन काल में आया था। हर्ष के ये समकालीन थे सारे के सारे। इसके अलावा विक्रमादित्य सेकंड जिसने परमेश्वर को हराया, और कीर्तिवर्मन सेकंड ये लास्ट रूलर था। इसको फिर 755 में दंती दुर्ग मार के राष्ट्रकूट डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट करेगा। इसका डायनेस्टी सिंह विष्णु का नाम मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कालभ्रास के रूल को एंड करके ये डायनेस्टी को एस्टेब्लिशमेंट करेगा। इसका पहला जो इंपॉर्टेंट रूलर था महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इसी के काल में जो स्ट्रगल था वो स्टार्ट हुआ था। तो जो चालुक्य पल्लवा स्ट्रगल, जो कन्फ्लिक्ट हम बोले, वो इसी के काल में स्टार्ट हुआ था। ये हार गया था पुलकेशिन सेकंड से, लेकिन इसका जो बेटा था नरसिम्हा फर्स्ट, या जिसको नरसिंह वर्मन भी बोलते हैं, इनके आगे महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन टू, है ना, नंदी वर्मन वो भी लगता है। तो जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट था वो तो हार चुका था, लेकिन उसके बेटा नरसिंह वर्मन ने फिर पुलकेशिन सेकंड को हराया और संभवतः उसको मार भी डाला और वातापी की उपाधि भी दी। इसको हम आगे देखेंगे। फिर परमेश्वर फर्स्ट ये हार गया था विक्रमादित्य से। इसके बाद नरसिंह वर्मन सेकंड, इसका आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में काफ़ी बड़ा योगदान है। फिर नंदी वर्मन सेकंड। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जो पल्लवास थे वो डिक्लाइन हो जाएगा। लास्ट रूलर जो थे इसके, उनका नाम था अपराजित वर्मन, लेकिन उनको आदित्य चोल ने हराया और उस तरीके से जो पल्लवास थे उनका एंड। तो हम इन्हीं जो रूलर्स हैं इनके जो कन्फ्लिक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम पूरी लेक्चर को डिस्कस करें। तो हम पहले देखते हैं कि जो पल्लवास है, पल्लवास का एक बार हम टाइमलाइन देख रहे थे कि पल्लवास का टाइमलाइन क्या था। जैसे पल्लवास को मैंने बताया था कि काफ़ी लंबा इनका टाइम था, 1000 साल की इनकी हिस्ट्री है। तो 300 BC से 220 तक, जैसे मैंने बताया कि ये सातवानों के क्या थे, सामंत के रूप में रूल करते थे। सातवानों के लॉर्ड्स थे, सातवानों के सामंत थे, फ्यूडिटी थे, उनके अंडर शासन करते थे। फिर 220 में इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और इनके दो जो इंपॉर्टेंट रूलर थे उनका नाम को अपने ध्यान में रखना है, शिव स्कंद वर्मन और विजय स्कंद वर्मन। ये दो इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में हमें जानकारी मिली। और ये जो फर्स्ट, इनको हम फर्स्ट लाइन ऑफ रूलर बोलते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये इंडिपेंडेंट थे। जैसे यहाँ पे तो ये पूरी के पूरी तरीके से उनके लॉर्ड्स थे। तो इन्होंने जो अपने रॉयल चार्टर थे वो प्राकृत भाषा में, रॉयल चार्टर, अपने चार्टर जारी किए, राजकीय आदेश जारी किए, और वो कौन सी भाषा में थे, वो प्राकृत भाषा में थे। फर्स्ट लाइन ऑफ रूलर्स। फिर ये सेकंड लाइन ऑफ रूलर्स है 350 और से 550। इस टाइम पे वैसे जो रूल था वो तो कालभ्रास का था। ये लोग कालभ्रास के अंदर ही शासन करते थे, लेकिन तब भी इन्होंने अपने चार्टर जारी किए और इनके जो रॉयल चार्टर थे वो किस भाषा में थे, संस्कृत भाषा में थे। संस्कृत रॉयल चार्टर यानी कि जो राजकीय आदेश थे। और इस टाइम पे हमें एक रूलर का नाम मिलता है विष्णुगुप्त। देखिए जो विष्णुगुप्त है उसका जो जिक्र मिलता है, क्योंकि इसी टाइम पे अगर आप देखोगे तो समुद्रगुप्त का दक्षिणापथ एक्सपीडिशन होगा, उसका दक्षिणापथ अभियान होगा और वो दक्षिण के 12 राजाओं को हराएगा। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसको हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या प्रयाग इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, उसमें इस राजा विष्णुगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है कि जिस समय उसने कांची के पल्लवों को हराया उस समय वहाँ का जो शासक था वो विष्णुगुप्त था। तो ध्यान रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड लाइन ऑफ जो रूलर हैं, जो सिंह विष्णु के बाद आएंगे, जो बिल्कुल पावरफुल थे, इंडिपेंडेंट थे, इंपीरियल पल्लवा भी इनको बोला जा सकता है। उन्होंने संस्कृत, दो भाषाओं का यूज किया, संस्कृत और तमिल। तो ध्यान रखिएगा, पहले जो लाइन ऑफ रूलर थे, फर्स्ट लाइन ऑफ रूलर्स, जिन्होंने अपने रॉयल चार्टर किस में निकाले, प्राकृत भाषा में, उसमें दो रूलर इंपॉर्टेंट है, शिव स्कंद वर्मन और विजय स्कंद वर्मन। दूसरे लाइन ऑफ रूलर्स कौन है, वो अपने जो चार्टर है वो संस्कृत भाषा में निकालते हैं और उसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर है विष्णुगुप्त, जिसका जिक्र हमें किसमें मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। थर्ड लाइन ऑफ रूलर जिसमें हम अभी पढ़ेंगे सारे के सारे जो रूलर्स थे, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, है ना, कीर्ति वर्मन, ये सारे रूलर पढ़ेंगे। तो उनके बारे में जब हम देखेंगे तो वो अपने जो
जितने भी इंस्क्रिप्शन थे या जितने भी अपने रॉयल चार्टर थे वो संस्कृत और तमिल में लिखा था। फिर 985 में जैसे मैंने बताया इनका रूल एंड हो जाएगा और जो इंपीरियल चोलास थे वो इस रीजन में रूल करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बताया था कि 550 सीई में 550 ईस्वी में जो सिंह विष्णु थे वो कालभ्रास का जो रूल था उसको एंड करेंगे और एक इंडिपेंडेंट किंगडम को स्टैब्लिश करेंगे। 550 से 985 ये जो पल्लवास थे इनकी इनकी पावर का जेनिथ था। इस काल में अगर आप देखेंगे सदर्न इंडिया में क्लासिकल टेम्पल्स का डेवलपमेंट होगा। क्लासिकल टेम्पल्स का मतलब जिनमें ना लकड़ी का यूज़ किया जाएगा ना मोटार का यूज़ किया जाएगा, ऐसे बड़े अच्छे टेम्पल्स बनाए जाएंगे जिसमें रथ टेम्पल भी होंगे। 7 रथ टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वगैरह फेमस है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि वो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है पर थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब पहला जो रूलर है सिंह विष्णु के बारे में हम देखते हैं। 550 से 600 तक रूल किया। इसके बारे में जो चीज़ें जाननी है, जैसे इसने कालभ्रास के रूल को एंड किया, इसके अलावा इसने चोल चेर पांड्य इन सबको भी हराया। कहा जाता है कि इन्होंने जो श्रीलंकन रूलर्स थे उनको भी हराया। तो कुल मिला के इसने पूरा का पूरा जो सदर्न इंडिया था उसको कंट्रोल किया। ये कहते हैं कि वैष्णविज्म का फॉलोवर था, भगवान विष्णु को मानता था। और मामल्लापुरम जिसको महाबलीपुरम बोलते हैं वहाँ पे इसने एक वराह टेम्पल भी बनाया। वराह का मतलब भगवान विष्णु का एक अवतार था वराह। तो वराह वराह यानी कि वराह मंदिर बनाया जो कहाँ पे स्थित है आज भी मामल्लापुरम या महाबलीपुरम में स्थित है। और कहते हैं कि इसने एक फेमस पोइट थे भारवी, उनको पैट्रोनाइज किया और भारवी ने एक फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है कीर्तार्जुनीय। कीर्तानुर्जीय कीर्तार्जुनीय। तो कीर्तार्जुनीय ये फेमस बुक है। ये किरात और अर्जुन की स्टोरी है जिसमें जब महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करके उन्हें पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। तो भगवान शिव उनकी परीक्षा लेते हैं, दोनों के बीच में युद्ध होता है, उस सबकी कहानी इसमें दी है। तो कीर्तार्जुन ये फेमस बुक है, भारवी ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि सिंह विष्णु ने कालभ्रास के रूल को एंड किया, पल्लवा चोला पांड्यास और ये सब लोगों को हराया, सिलोन को भी हराया। वरा टेम्पल बनाया कहाँ पे, मामल्लापुरम या महाबलीपुरम में। और ये वैष्णविज्म का फॉलोवर था। और भारवी इनके कोर्ट पोइट थे जिन्होंने कीर्तार्जुनियम नामक फेमस बुक को लिखा है। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र फर्स्ट या महेंद्र वर्मन फर्स्ट को बोलते। लंबा रूल था, पीसफुल रूल था, 600 से 630। लेकिन इन्हीं के टाइम पे जैसे मैंने बताया कि जो चालुक्य और पल्लवस का कन्फ्लिक्ट था वो इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट होगा, क्योंकि जो पुलकेशिन सेकंड था वो इन पे अटैक करेगा और उनको बुरी तरीके से पराजित कर देगा। और उसके बाद इन्हीं की पराजय का बदला इनका बेटा लेगा जिसको नरसिम्हा बोलते हैं, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। अब देखिए वैसे जो महेंद्र वर्मन थे वो एक मल्टीपल मतलब इनको बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, मल्टीपल क्वालिटीज़ थी इनके अंदर। ये आर्टिस्ट थे और इन्होंने एक टाइटल लिया था चित्रकार पुली का, चित्रकार पुली, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। उसके अलावा ये राइटर भी थे। इन्होंने एक फेमस बुक लिखी है, कॉमेडी बुक है जिसका नाम है मत्त विलास प्रहसन। और ये संस्कृत नाटक है। इसमें इन्होंने जो कापालिक हैं और जो भिक्षु हैं उनको क्रिटिसाइज किया हुआ है, मतलब उनकी मजाक बनाई है। कापालिक और जो भिक्षु होते हैं, बौद्ध भिक्षु, ये ऐसे करके उनकी थोड़ा सा उनको क्रिटिसिज्म किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ये बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी थे, यानी कि संगीतज्ञ भी थे। एक हमें वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिलता है इन्हीं का, जिसको कुदू मिनमलाई इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। कुदुमिलाई इंस्क्रिप्शन, कुदुमिनमलाई अभिलेख बोलते हैं। तो कुदुमिनमलाई अभिलेख ध्यान रखिएगा, कुदुमिनमलाई अभिलेख। इसमें एक म्यूजिकल नोट लिखा है जिसमें 7 रागास का डिस्क्रिप्शन है, जो 7 राग होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन है। और इसमें एक चीज़ और बताइए रुद्राचार्य के बारे में। अब ये रुद्राचार्य कौन है? जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया में तानसेन को जानते हैं, इसी तरीके से सदर्न इंडिया के बड़े म्यूजिशियन थे जिनका नाम था रुद्राचार्य। और इसमें बताया गया कि जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट है वो रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा लेते थे। मतलब कि रुद्राचार्य जो थे वो किसके गुरु थे? वो महेंद्र वर्मन के गुरु थे, इन्हीं के कोर्ट में थे और उनसे उन्होंने शिक्षा ली। तो रुद्राचार्य सदर्न इंडिया के बड़े ग्रेट म्यूजिशियन थे जिनसे किसने शिक्षा ली थी? महेंद्र वर्मन ने शिक्षा ली थी। और जो कुदुमिनमलाई इंस्क्रिप्शन है उसमें 7 रागास, जो 7 राग है उसके म्यूजिकल नोट को लिखा।
तो इससे मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारी क्वालिटी थी, बहुमुखी प्रतिभा का ये धनी था। इसके अलावा इसने बहुत सारे मंदिर भी बनाए थे महेंद्र वर्मन ने। जैसे अगर हम सदर्न इंडिया में जब पल्लवों को देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, तो उनके नाम के अकॉर्डिंग जैसे स्टाइल का डेवलपमेंट होगा, महेंद्र वर्मन स्टाइल है ना, कीर्ति वर्मन स्टाइल, ऐसे करके स्टाइल का डेवलपमेंट होगा, नंदी वर्मन स्टाइल है ना, राजसिम्हा स्टाइल। तो वो नाम के अकॉर्डिंग है, क्योंकि उन मंदिरों में आप देखेंगे तो यूनिक कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। जैसे इसके बारे में अगर हम देखें तो उसने बहुत सारे केव टेम्पल, रॉक कट केव टेम्पल बनाए। इसमें जैसे तिरुचुनापल्ली में बनाया, पल्लवरम में बनाया, महेंद्रवाड़ी में, वल्लम में है ना, और मांडगापट्टू में। तो यानी कि तिरुचुनापल्ली में इन्होंने मंदिर बनाए, केव टेम्पल तिरुचुनापल्ली। उसके अलावा पल्लवरम में टेम्पल आपको मिलेंगे, पल्लवरम में। उसके अलावा महेंद्रवाड़ी, महेंद्रवाड़ी जो रीजन था उसमें। उसके अलावा वल्लम। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था मांडगापट्टू, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन भी है, फेमस इंस्क्रिप्शन है मांडगापट्टू। इस मांडगापट्टू अभिलेख में क्या बताया गया है, इसमें इस अभिलेख में जो महेंद्र वर्मन है उसको क्या बोला गया, विचित्र चित्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विचित्र चित्त। विचित्र चित्त का मतलब जो कि अनयूजुअल सोल है, जिस जो मतलब ऐसा सोचता है जो कोई और भी नहीं सोच सकता। विचित्र चित्त मतलब यूनिक है। और इसने ऐसे टेम्पल बनाए ब्रह्मा विष्णु और महेश के, यानी कि भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के, जिसमें क्या यूज नहीं हुआ, ब्रिक्स यूज नहीं हुई, टिम्बर यूज नहीं हुआ, मेटल यूज नहीं हुआ, मोटर यूज नहीं, ना कोई उसमें लकड़ी यूज हुई है, ना कोई उसमें ईंट यूज हुई है, ना कोई मोटर, कोई जॉइंटिंग एलिमेंट यूज हुआ है, और ना कोई ऐसा मेटल लोहा वगैरह यूज हुआ। तो इस तरीके से यानी कि उसने पत्थरों को काट के मंदिर में, इसीलिए इसको क्या बोला गया, विचित्र चित्त। इसका एक और टाइटल भी है चट्टकारी, ये भी ध्यान रखिएगा, चट्टकारी। चट्टकारी का मतलब, इसका मतलब होता है टेम्पल बिल्डर। तो ये क्या था, एक मंदिर निर्माता था, मंदिर निर्माता। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके जो टाइटल है वो ध्यान रखिए। इस तरीके से जो महेंद्र वर्मन का काल था, अगर हम देखें आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में तो काफ़ी अच्छा था। लेकिन इसी के काल में जैसे मैंने बताया कि चालुक्य और पल्लवा का स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, और इसको हराया किसने, पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड ने एहोल इंस्क्रिप्शन में इसकी जानकारी भी दी है कि मैंने किसको हराया था, इसको, हर्षा को भी हराया और इसको भी हराया। तो पल्लवा चालुक्य कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ही वाज डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकंड। तो ये हार गया। लेकिन इसकी हार का बदला जो इसका बेटा है वो नरसिम्हा वो लेगा, जिसको मामल्ला बोलते हैं, या नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो हम उसी के बारे में हम देखेंगे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, या इसको नरसिम्हा भी बोलते हैं, नरसिम्हा या मामल्ला। मामल्ला का मतलब होता था ग्रेट रेसलर, क्योंकि ये बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर था और अच्छा रेसलर था, कुश्ती करता था अच्छी। और इसने जब एक सिटी भी बसाई जिसको मामल्लापुरम बोलते हैं, और जिसका नाम आज महाबलीपुरम है, वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स भी इसने भी बनाए। तो टेम्पल आर्किटेक्चर इसके टाइम पे भी स्टार्ट हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी, क्योंकि इसने अपने पिता की हार का बदला लिया, और कहा जाता है कि जो पुलकेशिन सेकंड था इसको उसने बुरी तरीके से हरा के कहा जाता है कि उसने मार भी डाला, और एक टाइटल लिया जिसको वातापी कोण बोलते हैं। वातापी कोण का मतलब, चालुक्यों की जो कैपिटल थी उसका नाम वातापी था, जिसको बादामी बोलते थे। तो वातापी कोण का मतलब हो गया वातापी को जीतने वाला पल। तो इस तरीके से इसने जीता। और कहते हैं कि जो इसने ये एक इम्पोर्टेंट रूलर था जिसने श्रीलंका को भी अपने इन्फ्लुएंस में लिया, क्योंकि इसके कोर्ट में कहा जाता है कि इसका एक फ्रेंड था जो श्रीलंका का रूलर था, जिसका नाम मान वर्मा था। यहाँ पे नाम आएगा मान वर्मा। ये जो स्टोरी दी गई है, ये दीपवंश और महावंश, महावंश जो श्रीलंका का हिस्ट्री है, वहाँ पे दीपवंश और महावंश दो फेमस बुक है श्रीलंकन क्रॉनिकल्स है। वहाँ पे 47 चैप्टर में मान वर्मा के बारे में बता रखा है कि इसकी मदद के लिए कौन आया था। इसकी मदद के लिए इसने सेना भेजी थी, जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट था, इसने सेना भेजी, और क्योंकि वहाँ पे विद्रोह हो गया था इसके अगेंस्ट में, तो इसकी जो गद्दी थी उसको रिस्टोर किया। और ऐसा एक बार नहीं किया, 2 बार किया, कि 2 बार विद्रोह हो गया था। इस तरीके से इसने अपना क्या किया था, नेवल एक्सपेडिशन किया था श्रीलंका। इससे पता चलता है कि जो पल्लवों की नेवल पावर थी वो भी अच्छी थी, और अपने फ्रेंड की मदद करने के लिए इसने श्रीलंका में 2 बार नेवल एक्सपेडिशन किया, मान वर्मा की हेल्प की, और मान वर्मा को 2 बार गद्दी में बैठाया, और श्रीलंका में अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश किया। ये कहानी कहाँ से मिलती है, 47 चैप्टर ऑफ महावंश। महावंश जो बुक है उसकी उसके 47 अध्याय से हमें ये जानकारी मिलती है, महावंश। और राजा का नाम ध्यान रखिएगा, मानवर्मा, ये उसका दोस्त था। इस तरीके से अब हम आगे चलते हैं, इसके काल में और क्या क्या चीज़ें हुई। जैसे कि इसने
महाबलीपुरम, जैसे मैंने बताया कि मामल्लापुरम उसने बसाया था, और वहाँ पे इसने रथ टेम्पल बनाए जिसमें 7 रथ टेम्पल काफ़ी फेमस है। और इसी के काल में जो ह्वेनसांग था उसने कांचीपुरम में भी विजिट किया था। एक्चुअल में जो ह्वेनसांग है उस वो हर्षवर्धन के काल में आया था, और हर्षवर्धन के एम्पायर को विजिट करने के बाद वो पुलकेशिन द्वितीय के काल उसमें भी आया, यानी कि चालुक्य डायनेस्टी में भी आया। उसके बाद वो जब नरसिंह वर्मन यानी कांची भी गया, वहाँ भी देखा, उसने सारे चीज़ों को मेंशन किया। इसके बाद देखिए इसका जो बेटा था वो परमेश्वर फर्स्ट, वो शासक बनेगा, लेकिन परमेश्वर फर्स्ट को जो विक्रमादित्य थे वो हरा देते, बुरी तरीके से हरा देते इस तरीके से, और बहुत सारी जो पल्लव टेरिटरी है उस पर कैप्चर कर लेते। लेकिन इसके बाद जो सेकेंड रूलर होगा वो इसके बाद वो नरसिम्हा सेकंड या नरसिंह वर्मन सेकंड। तो नरसिंह वर्मन सेकंड का जो काल था वो काफ़ी पीसफुल था, काफ़ी अच्छा काल था, और इनको राजमल्ला भी बोलते हैं, जैसे उसको मामल्ला बोलते थे इसको राजमल्ला बोलते हैं। ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। इन्होंने 2 बढ़िया टेम्पल बनाए थे, ग्रेट टेम्पल। एक शोर टेम्पल है जो भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है महाबलीपुरम में, शोर टेम्पल, तट मंदिर बोलते हैं उसको, शोर मंदिर। और एक है आपका कैलाशनाथ टेम्पल। एक कैलाश टेम्पल अलग है, वो कैलाश मंदिर, वो आपका एलोरा वाला अलग है। ये कैलाशनाथ टेम्पल है और ये कांचीपुरम में स्टैब्लिश है। 2 अच्छे मंदिर। इन्होंने एक किसको पैट्रोनाइज किया, एक संस्कृत के बड़े स्कॉलर थे जिनका नाम दंडेन था। दंडेन ने एक फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है 10 कुमार चरितम। तो 10 कुमार चरितम बुक किसने लिखी है, दंडेन ने लिखी। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो स्कॉलर्स थे यानी कि आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट किया, लिटरेचर को प्रमोट किया इस तरीके से। चाइना में भी एम्बेसी भेजी ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि मैरीटाइम ट्रेड को प्रमोट करना चाइना से जरूरी था, क्योंकि उस समय मैरीटाइम सिल्क रूट भी स्टार्ट हो चुका था, उसको प्रमोट किया। और इसने क्या किया कि क्योंकि बहुत सारे जो चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो इधर विजिट करने आते थे, तो उनके लिए नागपट्टनम ने एक अलग से सेपरेट विहार भी इसने स्टैब्लिश किया, और उसके लिए कुछ गाँव भी दान में देती है, जिससे कि सब चीज़ें चलती रहती। इसने कौन कौन से टाइटल लिए तो उनको भी ध्यान में रखना है। शंकर भक्त का टाइटल लिया, शंकर भक्त का टाइटल लिया, यानी कि भगवान जो शिव थे उनका अनुपासक था ये। इसके अलावा इसने अगम प्रिय का टाइटल लिया, अगम प्रिय का टाइटल लिया, और इसके अलावा इसने विद्यारण्य का टाइटल लिया, विद्यारण्य का टाइटल लिया। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये सारी चीजें इसने की थी नरसिंह सेकंड। इसके बाद हम अगला जो बोला जाए नंदीवर्मन सेकंड के बारे में देखें, तो नंदीवर्मन सेकंड को फिर हार का सामना करना पड़ा। उस समय जो रूलर थे वो विक्रमादित्य सेकंड थे, उन्होंने बुरी तरीके से हराया, और नंदीवर्मन को क्या करना पड़ा, अपनी बेटे की शादी इनसे करनी पड़ी, और उसके अलावा बहुत सारा रैंसम यानी कि बहुत सारा युद्ध जो क्षतिपूर्ति थी वो उसको देनी पड़ी। इसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट जो रूलर थे वो अपराजित वर्मन थे, और इनको आदित्य चोल ने हरा के जो पल्लवा डायनेस्टी थी वो खत्म कर दी। तो कई बार लास्ट रूलर के बारे में पूछा जाता है, तो उसको आपको ध्यान रखना। इस तरीके से ये किसके बारे में था, ये सारा का सारा हमने पढ़ा किनके बारे में, पल्लवास के बारे में। अब हम चालुक्यास के बारे में जाते थे। जैसे मैंने बताया था चालुक्यास इस वाले रीजन में रूल करते थे सातवाहन के बाद, बट बाद में जब उनका एम्पायर बड़ा हो गया तो वो 2 भागों में विभाजित हो गया। ये आपका इनको वेस्टर्न चालुक्य बोलेंगे, वेस्टर्न चालुक्यास, और इधर ईस्टर्न चालुक्यास, इनको चालुक्यास ऑफ वेंगी भी बोलते हैं, ईस्टर्न चालुक्यास। इनको चालुक्यास ऑफ वेंगी इसलिए बोला जाता है, इनको चालुक्यास ऑफ बादामी बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो कैपिटल थी वो बादामी थी, और इनकी कैपिटल वेंगी थी, इसलिए इनको चालुक्यास ऑफ वेंगी या वेंगी के चालुक्य बोले जाते हैं। और यहाँ पे विष्णुवर्धन ने इसको स्टैब्लिशमेंट किया था। एक्चुअली विष्णुवर्धन पुलकेशिन सेकंड के भाई थे, क्योंकि एम्पायर बड़ा हो गया था तो वो वाला क्षेत्र उन्होंने अपने भाई को रूल करने के लिए दे दिया, फिर उसने वहाँ पे इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश कर लिया। तो जब यहाँ पे वेस्टर्न चालुक्य का डिक्लाइन होगा तो उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रकूट आएंगे, मैंने स्टार्टिंग बताया था। राष्ट्रकूट के बाद चालुक्यों की, वेस्टर्न चालुक्यों की ब्रांच जाएगी, उसको चालुक्य सब कल्याणी बोला जाता है, क्योंकि उनकी कैपिटल कल्याणी थी, कर्नाटक। अब देखिए पुलकेशिन फर्स्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि फाउंडर है, और कहा जाता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ वगैरह भी कराए थे, और उसके अलावा ब्राह्मणों को काफ़ी लैंड दान में भी दिया था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट रूलर है पुलकेशिन सेकंड, इसके बारे में देखते हैं। पुलकेशिन सेकंड को जैसे मैंने बताया था कि हर्ष वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, पुलकेशिन सेकंड काफ़ी पावरफुल था, और इसका एहोल इंस्क्रिप्शन है, उससे हमें जानकारी मिलती है कि इसने हर्ष को भी हराया। हर्ष के अलावा इसने पल्लवास को भी हराया, उस समय महेंद्र वर्मन फर्स्ट को हराया, उसके अलावा कदम्बों को हराया, उसके अलावा मैसूर के गंगों को हराया। इस तरीके से पूरे सदर्न इंडिया के जो रूलर थे उनको हराया। और इसकी जो जानकारी मिलती कि इसने महेंद्र वर्मन फर्स्ट को हराया था, एक पुल्लालूर अभिलेख,
पुल्लालूर, यहाँ पे पुल्लालूर का युद्ध भी बोलते हैं, पुल्लालूर अभिलेख वहीं पे। तो उस समय जानकारी मिलती है कि महेंद्र वर्मन को हार का सामना करना पड़ा था बुरी तरीके से, और इसने क्या करा था, पूरा का पूरा जो कांचीपुरम था उसको लूट भी लिया, और उसके अलावा कुछ बड़े क्षेत्र पे कब्जा भी कर लिया। जो एहोल इंस्क्रिप्शन है फेमस है, जिसको रवि कीर्ति ने लिखा है, इसको हम ऑलरेडी हर्ष वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख इसके दरबारी पोइट है, उनका नाम है रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति ने लिखा है एहोल इंस्क्रिप्शन, और इससे हमें जानकारी क्या मिलती है रवि कीर्ति के एहोल इंस्क्रिप्शन से, कि इसने किस किस को हराया। जैसे मैंने बताया, हर्ष को हराया, पल्लवास को हराया, अभी ऊपर पढ़ा था, कदम्बास ऑफ बनवासी, बनवासी एक छोटा सा किंगडम था कर्नाटका रीजन में, वहाँ के बनवासियों को हराया, वहाँ पे कदम किंगडम को। गंगेश और मैसूर, मैसूर जो रीजन था, मैसूर के गंग वंश था वहाँ पे, उनको भी हराया। तो इस तरीके से देखते हैं कि पूरे सदर इंडिया की जो मेजर पावर थी और नॉर्थ इंडिया में भी इसने कब्जा, मतलब उनको हराया और एक बड़ी टेरिटरी पे कंट्रोल किया। जब टेरिटरी बड़ी हो गई तो इसने अपने जो भाई था विष्णुवर्धन को, जो ईस्टर्न पार्ट था उसको रूल करने के लिए दे दिया, और बाद में जो विष्णुवर्धन था उसी ने वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट किंगडम की इस्टेब्लिशमेंट किया, जिसको चालुक्यास ऑफ वेंगी बोला जाता है, क्योंकि उनकी कैपिटल वेंगी थी। ह्वेनसांग ने इसके रूल में विजिट किया था, और कहा जाता है कि ह्वेनसांग ने भी इसके रूल की तारीफ की थी, और बताया था कि दक्षिण में इसका जो प्रभाव था वो काफ़ी बड़ा था। जैसे नॉर्थ में हर्षा का प्रभाव अच्छा था, तो पुलकेशिन सेकंड, लेकिन पुलकेशिन सेकंड को भी हार का सामना करना पड़ा। जो बैटल ऑफ मणिमंगलम है, मणिमंगलम का युद्ध इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मणिमंगलम का युद्ध। तो मणिमंगलम का युद्ध किस किस के बीच में हो, मामल्ला, मामल्ला यानी कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट और पुलकेशिन सेकंड, क्योंकि नरसिंह वर्मन के पिता यानी कि महेंद्र वर्मन को इसने हराया था। तो अपनी हार का बदला लेने के लिए इसने इस पर अटैक किया। अटैक करने के बाद पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता है कि मार दिया, और वातापी कोण की उपाधि ली। और ये जो बात है ये दो जगह आपको मिलेगी। इसने एक तो कुर्रम ताम्रपत्र अभिलेख खुदवाया था, उसके अलावा जो मल्लिकार्जुन टेम्पल है बादामी का, उसके पीछे एक रॉक इंस्क्रिप्शन है, यानी कि एक पाषाण अभिलेख है, उसमें भी हमें जानकारी मिलती कि ऐसा हुआ था, इसने हराया था। तो मल्लिकार्जुन टेम्पल जो कि कहाँ पे, बादामी में, उस पर भी एक रॉक इंस्क्रिप्शन लिखा है उसके बैकयार्ड में, मतलब पीछे, और एक कुर्रम उसमें, तो हमें जानकारी मिलती है। तो इससे पता चलता है कि जो बैटल ऑफ मणिमंगलम है, यानी मणिमंगलम के युद्ध में पुलकेशिन सेकंड को बड़ी बुरी हार का सामना करना पड़ा, और संभवतः उसकी मौत भी हो गई। और इसने क्या किया, पूरी की पूरी जो कैपिटल थी उसको, बादामी को लूट लिया, उसको डिस्ट्रॉयड किया, और वातापी कोण की उपाधि ली। और उसके बाद जो मामल्ला था उसने महाबलीपुरम को भी बसाया, उसको हम पढ़ चुके। इसके बाद हम देखते हैं विक्रमादित्य सेकंड। विक्रमादित्य सेकंड ने 655 से 680 तक रूल किया, और इसने परमेश्वर फर्स्ट को हराया, जैसे अभी पीछे पढ़ चुके हैं, और जो भी टेरिटरी लॉस की थी उसको उसने वापस कर लिया। तो ये भी एक पावरफुल रूलर था उस क्षेत्र। इसके बाद हम देखें तो कीर्तिवर्मन सेकंड, कीर्तिवर्मन सेकंड को किसने मारा, दंतिदुर्ग ने मारा, और दंतिदुर्ग ने मार के क्या कर दिया, वहाँ पे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को फाउंड कर दिया। इस तरीके से लास्ट जो रूलर था इस डायनेस्टी का, जो चालुक्यास ऑफ बादामी थे वो। इसके बाद जो रूल आएगा वो राष्ट्रकूटास का आएगा, उसको हम सेपरेट लेक्चर में देखेंगे, और राष्ट्रकूटास के बाद चालुक्यास ऑफ बादामी आ जाएगा, उसको भी हम एक सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। तो इस तरीके से ये क्या था, जो चालुक्यास और पल्लवा की कॉन्फ्लिक्ट है। अभी हमने यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला पोर्शन छोटा है, उसको हम आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर में देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हमने सोसाइटी वगैरह को भी छोड़ा है। तो हम सदर्न इंडिया की जो पूरी सोसाइटी है उसमें जो चेंजेस हुए एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि सभी का लगभग जो सिस्टम था, चाहे चालुक्यास हो, पल्लवास हो, राष्ट्रकूट है, सबका एक सिस्टम था, वो सब सेम ही था। तो उसको हम आगे डिस्कस करें। तो इस लेक्चर को देखिएगा। इसके बाद हम लोग राष्ट्रकूट, और फिर उसके बाद त्रिपार्टाइट स्ट्रगल, क्योंकि जब राष्ट्रकूट आएंगे तो एक त्रिपार्टाइट स्ट्रगल स्टार्ट होगा, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पालास के बीच में। तो अभी हम पहले सेपरेट राष्ट्रकूट, फिर पालास, फिर गुर्जर प्रतिहार के रूलर को पढ़ेंगे, और फिर एक साथ तीनों के बीच में जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था कन्नौज के लिए, उसको भी हम देखेंगे। बट आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर को आप देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।